Hey everyone, this is Priyanjan and you are watching me at Photon Physics for All। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बेसिक सर्किट से हटके मिक्स सर्किट की बात करेंगे। और वो सर्किट है, ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है ना, LR सर्किट। कौन सा सर्किट? LR। और इसको हम लोग सीरीज LR सर्किट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि L मतलब इंडक्टर और R मतलब रेसिस्टर, दोनों किस में रहता है? सीरीज में। इसलिए सीरीज LR सर्किट भी हम लोग इसको बोलचाल के भाषा में कहते हैं। सबसे पहले मैं सर्किट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सर्किट। यहाँ तो दिख रहा होगा ना, यहाँ दिख रहा है। चलो यहाँ दिख रहा है, इस सर्किट में यहाँ बना देता हूँ। एक L लूंगा मतलब इंडक्टर, और एक रेसिस्टर लूंगा मतलब R। इन दोनों को सीरीज में रखूंगा, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ूंगा। अब पूरे सर्किट रिजोल्यूशन में हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि क्या देते हैं हम लोग? वोल्टेज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। हम लोग वोल्टेज देते हैं और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट निकालने का कोशिश करते हैं कि करंट का फंक्शन क्या होता है। यही तो सर्किट रिजोल्यूशन करता है, कहलाता है, दूसरा कुछ नहीं। मैंने कहा कि सपोज कर कि इधर 10 वोल्ट भी है, तो यही 10 वोल्ट में इधर जाएगा, मान लो 2 वोल्ट जाएगा तो इधर 8 वोल्ट, इधर 5 वोल्ट जाएगा तो इधर 5 वोल्ट, इधर 7 वोल्ट जाएगा तो इधर 3 वोल्ट, मतलब यही वोल्टेज होगा कि कुछ और यही। तो मान लेते हैं कि इसके क्रॉस हमारा वोल्टेज है VL और इसके क्रॉस हमारा वोल्टेज है, ये हमारा VR है ना। इतना तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेसिक अभी देख के बताना। क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज EMF जो है हमारा नेट EMF क्या हो सकता है? VL प्लस VR लिख सकते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई साहब, इस तरह का सॉल्यूशन हम लोग करंट का फंक्शन निकालने के लिए फेजर सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब फेज की सहायता लेते हैं। अब रही बात फेज क्या है, तो ये जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं फेज। और फेज, ये सर्किट अच्छे से समझने के लिए आपको पहले बेसिक सर्किट जाके देखना होगा। अपलोडेड वीडियो जो हमारा ऑनलाइन है, AC लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, वो जाके देखना पड़ेगा। तब जाके लेक्चर 3, 4, 5 जो भी है देखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा होता है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी जाएगा, तो हम लोग वो ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। आपको आपके 12th में आपको फेजर सॉल्यूशन पढ़ना है। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? फेजर। और फेजर पिछले वीडियो में मैंने बताया कि फेज क्या होता है, फेजर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा कि कोई भी क्वांटिटी जो ऐसे साइनोसोडल है, रोटेट मतलब एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसी टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है, तो इसको हम लोग रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से वेक्टर भाई साहब? रोटेटिंग वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो रोटेट कर रहा है। तुमने कहा ठीक है सर। अब बाई फेजर, क्योंकि इसका सॉल्यूशन सिंपल मेथड से हम लोग नहीं निकाल सकते, तो क्या बोलेंगे? बाई फेजर सॉल्यूशन, फेजर डायग्राम या सॉल्यूशन। तो फेजर सॉल्यूशन, तो सबसे पहले फेजर के लिए फेज तो बनाओ, तब तो फेजर सॉल्यूशन। तुमने कहा कोई नहीं सर, फेज तो आसान है कि हम लोग ये मानेंगे वोल्टेज है हमारा VR उसी में है। मान लेते हैं जो हमारा इनिशियल EMF है और हमारा रेसिस्टेंस के क्रॉस सेम आता है। आपने पढ़ रखा है जब रेसिस्टेंस में वोल्टेज देते हैं तो उसका करंट और इनिशियल का करंट दोनों सेम फेज में होता है। तो जब करंट सेम फेज में होगा तो V इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होता है? V इक्वल टू IR भी हमारा क्या होगा? उसी सेम फेज में होगा। तो VR को x एक्सिस में ही मानेंगे और VR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I मैक्सिमम करंट इनटू R, मैक्सिमम करंट इनटू R। ठीक, तुमने कहा ओके सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारा इनिशियल ये एक्सिस कैसा है? इनिशियल वोल्टेज वाला है, इनिशियल वोल्टेज वाला एक्सिस है। इसी एक्सिस पे R के क्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि R के क्रॉस कोई चेंजिंग नहीं होता है। हाँ, L के क्रॉस चेंज होता है सर। L के क्रॉस मैं यही जानता हूँ कि ये जो हमारा इंडक्टर है उसमें करंट लैग करता है सर π/2 से। अगर करंट लैग करता है तो वोल्टेज क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा। अगर करंट लैग करता है तो वोल्टेज क्या कर रहा होगा? लीड। मान लो करंट तुम्हारा लैग कर रहा है π/2 से, तो वोल्टेज क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा। कितना से? π/2 से। तो मैं वोल्टेज का यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वोल्टेज का डायग्राम बनाया हूँ, तो क्या कहूंगा कि इनिशियल से वोल्टेज कितना लीड कर रहा होगा? π/2। तो लीड मतलब आगे जा रहा होगा, लैग मतलब पीछे, तो लीड कर रहा है। क्योंकि करंट इसमें लीड लैग करता है तो वोल्टेज लीड करेगा। कितना से लीड करेगा भाई साहब? π/2 से लीड करेगा। तो ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज जो होता है, फिर से ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, तो लिखेंगे I0, लेकिन R के जगह यहाँ XL लिखा जाता है। R के जगह क्या लिखा जाता है? XL। अब तुम्हें आइडिया आ गया, अच्छा ये है हमारा VL वेक्टर और ये है हमारा VR वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल π/2 मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो हमने फेज पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान से देखो तो मैं सिंपल कर सकता हूँ कि हमारे पास दो वेक्टर है,
ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर डी है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा किसी बीच में कहीं, और जो रिजल्टेंट आर होगा वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, बस हमें वही निकाल देना है, काम बन जाएगा। तुमने कहा हाँ सर ये तो सही है, दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है सर, अब काम खत्म सर। तो तुमने कहा कि बाय फेजर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा है भाई साहब हमारा फेजर। फेजर सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि हर एक चीज का इसका पिक वेक्टर मतलब ई नॉट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट जो वी एल वेक्टर के बराबर है, वी एल प्लस वी आर वेक्टर के बराबर होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ई नॉट, अब रिजल्टेंट हम लोग कैसे लिखते हैं भाई साहब, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करूँ, आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा हम लोग लिखते हैं। आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वेक्टर का, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ऐसा कि ई नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर वी एल स्क्वायर, तो वी एल के जगह क्या लिखूं, आई नॉट इंटू एक्सएल का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर करना है प्लस 2 ए बी, और कॉस कितना डिग्री है भाई साहब, ए बी को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों टर्म, अच्छा लिख दे रहा हूँ चलो, आई नॉट आर ए बी, दोनों टर्म क्या हो जाएगा भाई साहब 0, तो 2ab और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, दोनों टर्म, ये पूरा टर्म इसलिए 0 हो जाएगा कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो हमारे पास ई नॉट का क्या वैल्यू आया, ध्यान से देखो, आई नॉट दोनों में कॉमन है, निकाल लो, आई नॉट स्क्वायर बाहर निकलेगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया क्या, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आई नॉट निकाले तो ई नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट बाहर निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर से, अरे रूट ओवर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो आई नॉट बाहर निकलेगा, रूट ओवर क्या बच जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा आई नॉट का वैल्यू क्या आ गया, ई नॉट बाई रूट ओवर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई नॉट का वैल्यू आ गया। अब फेजर सॉल्यूशन करते क्या है, कहते हैं हम लोग सिंपल लिखेंगे, जो रिजल्टेंट आया, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं होगा, पता नहीं कहाँ है, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं होगा। मान लेते हैं एंगल है हमारा थीटा एंगल पे है, कितना एंगल पे है रिजल्टेंट, थीटा। वोल्टेज है कि करंट, वोल्टेज थीटा एंगल पे, इन्हीं दोनों के बीच में। तो tan थीटा हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ अगर लिखना पड़े फॉर फाइंडिंग फेज फाइंड करने के लिए हम लोग tan थीटा लिखेंगे, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, आई नॉट इंटू एक्सएल, और बेस क्या है, आई नॉट इंटू आर। तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा, एक्सएल बाई आर, और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल बाई आर। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो हमारा थीटा भी निकल गया, हमारा आई नॉट भी निकल गया, दैट्स ऑल। हमें यही तो पता करना होता है, क्योंकि बाद में हम लोग करंट का फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। सो वीडियो पॉज करके इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके, मैं तो मिटाऊंगा। तो ये दो चीज हम लोग निकाल चुके हैं, बस सॉल्यूशन आ गया, खत्म कहानी। सॉल्यूशन लाने की ज्यादा, अब मैंने सॉल्यूशन की शुरुआत में पिछले लेक्चर में 2-4 चीजें बताई थी आपको, कि याद रखना जो वोल्टेज का इक्वेशन होगा वही हमारा करंट का भी इक्वेशन होगा। वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, साइन ओमेगा टी। तो हम लोग करंट नाउ करंट क्या देंगे, ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, थीटा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अब हम लोग देखेंगे प्लस होगा कि माइनस, कैसे जज करेंगे। अभी यहाँ देखो वोल्टेज लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। ध्यान से देखो ये किसका वेक्टर, कौन सा वेक्टर कैलकुलेशन है, वोल्टेज का कि करंट का। ये मत कंफ्यूज होना सर यहाँ तो करंट है, नहीं, ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल क्या है वोल्टेज, यहाँ भी टोटल क्या है वोल्टेज, करंट नहीं भाई साहब वोल्टेज है। तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है कितना एंगल से, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट लैग, तो लैगिंग के लिए माइनस साइन यूज करते हैं कि प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस थीटा। दैट्स ऑल। नाउ हम लोग आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, आई नॉट का वैल्यू निकाल चुके हैं, ई नॉट अपॉन रूट ओवर एक्सएल का क्या वैल्यू होगा, ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारा हो गया आई नॉट का वैल्यू, और इसके बाद साइन ओमेगा टी माइनस थीटा का वैल्यू क्या लिख दे, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। थीटा का वैल्यू क्या लिख दे, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ये आपका हो गया सॉल्यूशन।
ये हमारा करंट का फंक्शन आ गया। किसका फंक्शन आ गया? करंट का। अब अगर कंपैरिजन करना है भाई साहब तो आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा सर ओमेगा टी से लैग कर रहा है करंट की लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, कितना एंगल से लैग कर रहा है करंट? तो tan इनवर्स ओमेगा बाई एल से। अरे पूरे सर्किट में, कोई भी सर्किट में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी सर्किट में हम लोग वोल्टेज देते हैं, करंट का फंक्शन निकालते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं कि वोल्टेज करंट हमारा लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं? वहां इम्पीडेंस का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं भाई साहब? इम्पीडेंस। सिंगल हो तो रिएक्टेंस और एक से ज्यादा हो कॉम्बिनेशन हो तो क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। तो हियर इम्पीडेंस होगा, और इम्पीडेंस कितने के बराबर होता है तो आपको पता है। अरे सिंपल ओम्स लॉ, इम्पीडेंस मतलब रेसिस्टेंस आर, क्या होता है? वी नॉट बाई वी बाई आर। तो वी बाई आर तो लिखेंगे ई नॉट बाई ई नॉट बाई वी नॉट बाई आई, ओम्स लॉ, आर इक्वल टू वी बाई आई। सो वी हमारा कितना है? ई नॉट, और आई कितना है? आई नॉट, वी नॉट बाई आई नॉट बोलते हैं। वी नॉट तो हमारा ई नॉट है सॉरी, आई नॉट कितने के बराबर है? ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जो इम्पीडेंस आया, ध्यान से देखो, इम्पीडेंस को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इम्पीडेंस आया क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और मैं तुम्हें बता दूं विजुअलाइज करने के लिए, अभी नीचे वाले को तो मैं मिटा दूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्प लेना था। मैं तुम्हें विजुअलाइज करने के लिए बता दूं कि करंट का फंक्शन देखना, और ई नॉट के नीचे जो रहेगा, करंट का फंक्शन देखना, और ई नॉट के नीचे जो रहेगा वही हमारा इम्पीडेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस। तो आपने देखा सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में समझ में आया ये कैसा सॉल्यूशन है, फेजर की कुछ और। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा मैंने करा क्या है। मैंने एलआर सर्किट सॉल्व किया है। सर्किट सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? वोल्टेज देना, करंट निकालना, करंट आगे है या पीछे बताना, लैग कर रहा है लीड कर रहा है बताना। दूसरी बात आपको क्या बताना पड़ता है? ये जो करंट है, ये जो करंट है वो कितना से लीड करेगा, कितना एंगल से, और कितना से लैग करेगा। ठीक है, जो करंट है तो पूरा सर्किट है, कुछ ना कुछ अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट के। तो जो अपोजिशन होता है उसको सिंगल अगर रहे एसी में तो रिएक्टेंस बोलते हैं, और एक से ज्यादा रहे तो इम्पीडेंस बोलते हैं। तो यहाँ तो एक से ज्यादा है भाई, एल भी है और आर भी है, तो यहाँ क्या नाम देंगे? इम्पीडेंस। इट इज द अपोजिशन। और ऐसा यूनिट वैसे सब कुछ सेम होता है भाई साहब। इट इज अपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाई द एसी सर्किट व्हेन more than two element, two and more than two element are used। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट जब यूज हो तो जो अपोजिशन प्रोड्यूस किया जाता है सर्किट के द्वारा फ्लो ऑफ करंट में, उसी अपोजिशन का एक स्पेशल नाम देते हैं, इसका नाम है इम्पीडेंस। क्या नाम देते हैं? और इसको मोस्टली किससे डिनोट करते हैं? जेड से। निकालने का तरीका भी बता दिया, ओम्स लॉ याद रखना, ई नॉट बाई आई नॉट करना। निकालने का तरीका भी मैं बता दूं कि जेड निकालने का सिंपल तरीका है ई नॉट बाई आई नॉट करना। लेकिन सिंपल आपको एक विजुअलाइजेशन भी बताया कि चलो देखो करंट का फंक्शन में देखना, ई नॉट के नीचे जो रहेगा वही तुम्हारा इम्पीडेंस होगा। ई नॉट के नीचे जो रहेगा वही क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस तीनों एक नेचर है, अपोज करने का सबका ऐसा यूनिट, सबका डायमेंशन सब कुछ सेम होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, रेसिस्टेंस, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस तीनों क्या होता है? सेम नेचर का होता है, सबका एक ही धंधा है भाई साहब, करंट का फ्लो, करंट के फ्लो का अपोज करना। यूनिट एंड डायमेंशन सारे का क्या होगा? सेम। तो तुमने एक सर्किट को बहुत अच्छे से समझा। एक और सर्किट समझा देता हूँ, फिर दो तीन चार पाँच 10 कोई कितना भी सर्किट हो आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ वेक्टर का एडिशन आना चाहिए भाई साहब। क्या आना चाहिए? वेक्टर का एडिशन। अगर वेक्टर का एडिशन बहुत अच्छे से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हारा एलआर सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, एलसी सर्किट हो, एलसीआर सर्किट हो, कुछ भी सर्किट हो, बस हरते सीरीज में होना चाहिए भाई साहब। क्योंकि पैरेलल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में पढ़ना, आपको तो पढ़ना नहीं है, और पैरेलल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जब आप सर्किट थ्योरी की इतनी मोटी सी बुक पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, इतनी मोटी सी बुक सर्किट थ्योरी, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा एलआर सर्किट सीरीज ही नहीं पैरेलल भी होता है। और सीरीज तो मास्टर सीरीज समझाया तो इतना टफ लगा था, पैरेलल पता नहीं क्या क्या लगेगा, है ना। चलो ठीक है, मैं एक और सर्किट बताऊंगा इस वीडियो में। फटाक से वीडियो पॉज करके 30 मिनट्स का मुश्किल से होगा भाई साहब। कितने मिनट का? 30 मिनट्स का। वोल्टेज जब लीड करेगा तो करंट क्या करेगा? लैग। इस बात का ख्याल रखेंगे, बाद बाकी कुछ नहीं ख्याल रखना है। एलसी सर्किट और एलसी ऑक्सीलेशन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में एलसी और आरसी आपको देखिए, एलआर और आरसी। अब हमें क्या लेना? आरसी सर्किट लेना है, मतलब
एक कैपेसिटर लेना है और उसके बगल में एक रेसिस्टर लेना है, तो आरसी सर्किट हो जाएगा। कौन सा सर्किट होगा? आरसी सर्किट। ऐसा नहीं ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऑर्डर चेंज कर सकते हो। इसमें आर है और सी रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, इसको हम लोग आरसी सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरसी सर्किट या सीरीज आरसी सर्किट भी बोलते हैं, सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट। चलो फिर से वही नाम कहानी, इसके पास वोल्टेज देते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने वोल्टेज दे दिए, अब धंधा क्या है हमारा कि करंट निकालो। करंट निकालने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं भाई साहब, फिर से फेजर सॉल्यूशन। तो फेजर तो एक बार लिखना तो पड़ेगा, चलो लिख देता हूँ। इसके क्रॉस कैपेसिटेंस कितनों को तो याद ही नहीं होगा। सी का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू बाई वी। और तो सी का क्यू बाई वी, तो वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई सी। क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई सी। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं बोला नहीं, लेकिन हमें वोल्टेज उतना तो लिखना नहीं है, ये वोल्टेज लिखना नहीं। कौन सा वोल्टेज लिखना होता है? कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इज इक्वल टू आई आर। अगर मान लो आर की जगह कुछ और है तो आई एक्स सी, अगर आर की जगह कैपेसिटर है तो एक्स सी, अगर आर की जगह है आर है तो आर, अगर आर की जगह इंडक्टर है तो एक्स एल, है ना। और ये वाला वोल्टेज वोल्टेज क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये वैलिड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेटमेंट डायरेक्ट करंट में होता है, डीसी में होता है। और हम कौन सा करंट कर रहे हैं भाई साहब? एसी। कौन सा करंट है हमारा? एसी। चलो तुमने कहा ठीक है सर, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से वही जिस तरह से पहला सर्किट में किया गया था, मैं तुमसे फिर से विजुअलाइज करवाऊं कि अगर 10 वोल्ट है या 20 वोल्ट है तो 15 5 12 8 10 10 17 3 17 3 कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हर बार क्या होगा? सम बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारा VC प्लस VR का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? EMF के बराबर होना चाहिए। VC प्लस ER का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? EMF के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग फिर से कौन से सॉल्यूशन को अख्तियार करेंगे? फेजर सॉल्यूशन। तो लिखेंगे बाई फेजर सॉल्यूशन या डायग्राम जो भी। तो फेजर डायग्राम अभी बनाया कहाँ से तुम फेजर डायग्राम? तो एक बार लिख लेते हैं। फेजर डायग्राम हमेशा पिक का कैलकुलेशन करता है, कहता है ई नॉट जो होगा इसका वैल्यू VC नॉट प्लस VR नॉट सबका पिक वैल्यू के बराबर होगा। अब हम लोग बाई फेजर सॉल्यूशन यही लिखते हैं। तो एक बार VR VC के बीच का एंगल तो थोड़ा विजुअलाइज किया जाए, तो फिर से हम लोग वही खींचेंगे। ये तुम्हारा पुराना वाला, ये हमारा पुराना वाला ई नॉट जिसे गिवन है, और VR दोनों सेम है क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। VR मतलब IR और I और दोनों का फेज का मतलब सेम, तो एक ही पर इनिशियल और एक ही पर VR, दोनों को हम लोग एक ही। याद रखना, जो हम लोग वोल्टेज देते हैं उसका फेज और रेसिस्टेंस में वोल्टेज का फेज या करंट का फेज दोनों सेम होता है। इस बात को अगर याद रखोगे एवरीथिंग ओके, अदरवाइज यू नो कुछ नहीं आएगा। चल ठीक है, तो VR हो गया, इतना तो VR हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लोग थोड़ा VC की बात करें। चल VC में आप जानते हैं करंट क्या करता है? लीड करता है π/2 से। तो वोल्टेज क्या करेगा? लैग करेगा। वोल्टेज लैग, वोल्टेज नीचे जाएगा कितना से? π/2 से। इससे π/2 y एक्सिस पे ही होगा और ये होगा हमारा VC का वैल्यू होता है I नॉट XC और VR का वैल्यू होता है I नॉट R। क्या होता है? I नॉट R। XC का वैल्यू हम लोग जानते हैं भाई साहब 1/ωc होता है, तो टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग पुट कर लेंगे। तुमने कहा ठीक है सर, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट सर नीचे आएगा कहीं, और इसके साथ आप एंगल निकाल लेना, वो थीटा होगा। अब देखो वोल्टेज लैग कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। वोल्टेज नीचे है तो वोल्टेज लैग कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा होगा। करंट क्या कर रहा होगा? लीड। और वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग, तो करंट लीड। तो सबसे पहले इसका तो कैलकुलेशन कर ले। नाउ बाय वेक्टर एडिशन, फिर से मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा। R इक्वल टू क्या होता है? √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये तो जानते हो। अब हमारे पास A का वैल्यू क्या है? I नॉट R। B का वैल्यू क्या है? I नॉट XC। दैट्स ऑल, कंप्लीट। तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E नहीं, E नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √VC² या X कुछ भी लिखो, VC² तो I नॉट स्क्वायर XC का स्क्वायर प्लस B² I नॉट स्क्वायर R² प्लस 2AB। और cos कितना डिग्री है भाई साहब? 90 डिग्री। AB क्यों लिखा भाई साहब? अरे इतना लेंथी लिखने का लंबा मिजाज नहीं करता। तो फिर cos 90 0, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा? 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो E नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा?
आई नॉट अगर हम लोग बाहर निकाल दें रूट से, और आई नॉट स्क्वायर है, दोनों कॉमन करके बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। सो आई नॉट का वैल्यू हमारे पास आ गया, कितना आ गया आई नॉट का, इधर मल्टीप्लीकेशन इधर डिवीजन, तो ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आई नॉट का वैल्यू आ गया। आई नॉट के वैल्यू के बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर फेज एंगल या कांस्टेंट कर लो, फेज कांस्टेंट के लिए कितना आगे कितना पीछे, tan थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, यहीं पे निकाल देते लगे हैं tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर कौन है, आई नॉट एक्सी, और बेस कौन है, आई नॉट आर, कैंसिल, तो एक्सी बाई आर, ये तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्सी बाई आर, और एक्सी का वैल्यू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी का क्या वैल्यू होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी, इसका वैल्यू एक्सी का और ये आर, याद रखना है। तो हमारा थीटा भी निकल गया, हमारा आई नॉट भी निकल गया। सो वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो चलो मैं कह रहा हूं कि मैंने निकाल चुका, मैंने निकाला है भाई साहब, क्या निकाला है, ये तुम्हारा आई नॉट क्या है, ये निकाला मैंने और फिर मैंने क्या निकाला है, tan थीटा निकाला। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल आई इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा फिर से डिटरमाइन करेंगे। चलो आई इज इक्वल टू लिख दिया जाए, आई नॉट का वैल्यू तो अभी भी आया था, रूट ओवर ई नॉट रूट ओवर एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे तो आया था भाई साहब, साइन ओमेगा टी तो होगा। अब थीटा देखो, ये जो हमारा वोल्टेज है लैग कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग, तो करंट क्या करेगा भाई साहब, लीड, कितना एंगल से, इतना ही से करंट लीड करेगा, तो करंट क्या करेगा, लीड के लिए प्लस, और थीटा के जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर, 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ये तुम्हारा इतना खतरनाक सा सॉल्यूशन आया करंट का। तो करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, कितना एंगल से, तो tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर से। अब तुम्हें z का वैल्यू लिखना पड़े, तो सिंपल z के लिए क्या बताया था, विजुअलाइज करने को, ई नॉट के नीचे होगा वही z होगा, z है, ई नॉट के नीचे क्या है, एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको हम एक्सी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। निकालते हैं करंट लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, ये बताते हैं, और क्या बताते हैं, इम्पीडेंस क्या है, कितना अपोजिशन है। तो आपने दो सर्किट देखा, अगर आपको बहुत ज्यादा सर्किट, कुछ भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाए, कुछ भी, हर एक सर्किट के सॉल्यूशन करने का एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। लास्ट के 5 मिनट की वीडियो में है ना, देखो क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। दुनिया का कोई भी सर्किट हो भाई साहब, एक या एक से ज्यादा वेक्टर का एडिशन हो, आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वेक्टर एडिशन। किसी भी तरह का सर्किट का सॉल्यूशन हो, कोई भी सर्किट हो जाए, सॉल्यूशन एक ही चीज याद रखना, जितना फेज वोल्टेज का देंगे वही फेज हमारा करंट का उससे आसपास होना चाहिए, मतलब एंगल वही होना चाहिए। फेज कांस्टेंट आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। अभी क्या मीनिंग बनता है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक बोर्ड पे मैं लिख के नहीं बताऊंगा तब तक नहीं होगा। तो दुनिया में किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो गिवन होता है, हम लोग जो देते हैं भाई साहब, वो क्या देते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग देते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट जब भी लिखते हैं ना, कोई भी सर्किट हो, आई इज इक्वल टू ये लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। तो ठीक है, यही लिखेंगे हर हालत में। तो इस तरह के सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक आई नॉट का वैल्यू और दूसरा थीटा का वैल्यू। दो चीजें चाहिए, एक क्या चाहिए, आई नॉट का वैल्यू और दूसरा थीटा का वैल्यू। और ये आई नॉट और थीटा दोनों वेक्टर के ट्रायंगल्स लॉ से आएगा। कौन से लॉ से आएगा, वेक्टर के ट्रायंगल्स लॉ से। अगर ट्रायंगल्स लॉ अच्छे से आता है
वेक्टर एडिशन अच्छे से आता है, तुम्हें आई नॉट निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर तुम्हें सब कुछ अच्छे से आता है, ना तुम्हें आई नॉट निकालने में परेशानी होगा और ना ही तुम्हें क्या निकालने भाई साहब, और ना ही तुम्हें आई नॉट निकालने में परेशानी होगा और ना ही तुम्हें थीटा निकालने में परेशानी होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का ये सब निकालने में परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स लॉ एडिशन आता ही है। एडिशन में सिंपल हम लोग जोड़ देते हैं। कोई भी सर्किट लिख लो, कोई भी सर्किट, व्हाटएवर द सर्किट, कुछ भी LR, RC, LCR, कुछ भी, कोई भी सर्किट लोगे, बस हमें वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। एक चीज बेसिक याद रखना, हमेशा एक्स एक्सिस पे गिवन रखना और रसिस्टर वाला वोल्टेज, और वोल्टेज करंट नहीं। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, क्या वोल्टेज करंट नहीं, तो गिवन वोल्टेज और रेसिस्टर वाला वोल्टेज, गिवन वोल्टेज और रेसिस्टर वाला वोल्टेज हर हालत में इसी लाइन पे एक्स पे रखना। अगर करंट लीड कर रहा होगा तो वोल्टेज लैग करेगा, π/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वोल्टेज क्या कर रहा होगा, करंट क्या कर रहा होगा, लीड, तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग। अगर करंट हमारा लैग कर रहा होगा तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड, मतलब उल्टा करेगा। क्या करेगा, उल्टा। तो ये चीज याद रखना है। मान लो इंडक्टर की बात करें तो करंट लैग करता है तो वोल्टेज ऊपर VL लिखेंगे। दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट यही कुछ आएगा, R, जिसको हम लोग E0 बोलेंगे, और एक कितना एंगल बनाएगा, थीटा, बस tan थीटा लिख देना है। क्या लिख देना है, tan थीटा। तो tan थीटा से थीटा आ जाएगा और रिजल्टेंट √A² + B² आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। LCR सर्किट की बात करें, कौन सा सर्किट, मान लो एक और कॉम्प्लेक्स सर्किट जो हमें बाद में पढ़ना है, थोड़ा सा विजुअलाइज करा देता हूँ। LCR सर्किट देखो, इसी x पे क्या लेते हैं, इनिशियल और R लेंगे। L हमारा, L में वोल्टेज, करंट L में लैग करता है तो वोल्टेज लीड करेगा, तो हमारा VL होगा ऊपर। VL क्या होगा, ऊपर। अच्छा, C वाला में क्या करता है, करंट क्या करता है भाई साहब, C वाला में करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करेगा, कितना से, π/2 से, तो ये आएगा नीचे, ये तुम्हारा होगा VC। दो वेक्टर एक ही लाइन पे है तो घटा दो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बताना भाई साहब, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, VL - VC, और ऊपर की तरफ होगा जो बड़ा होगा, मान लो VL बड़ा होगा तो ऊपर, अगर मान लो VC बड़ा होगा तो नीचे। अब बताओ, इन दोनों के जोड़ने VL - VC, ये जो वेक्टर बनेगा, मान लो ये वेक्टर मान लेते हैं X, तो ये जो वेक्टर हुआ ऊपर की तरफ होगा और पहले वाला जो हमारा R है नीचे की तरफ। अब इन दोनों के बीच का जो फाइनल रिजल्टेंट होगा वही LCR सर्किट का होगा। फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, LCR में कितना वोल्टेज आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 3 भाई साहब, कितना वोल्टेज, 3। एक तुम्हारा इनिशियल और R वाला, ये आपको याद रखना। और लास्ट का जो 5 मिनट या 7 मिनट ना समझ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने क्या कहा, इस पर R लेना है तो VR इसी पर होगा और इनिशियल इसी पर होगा। L में करंट लैग करता है तो वोल्टेज लीड करेगा कितना से, π/2 से, तो ये हमारा VL हो गया, VL। अच्छा, कैपेसिटर में करंट 3 है भाई साहब, एक तो R में लिखना है, एक L में लिखना है और C में लिखना है। C में करंट लीड करता है तो क्या वोल्टेज लैग करेगा कितना से, π/2। अब दो वेक्टर एक ही पर है, मान लो ये है, इधर 10 न्यूटन का, इधर 2 न्यूटन का, तो तुम क्या बोलोगे, नेट किधर है, ऊपर या नीचे, ऊपर कितना, तो 10 - 2 तो कितना हो गया, 8, तो हम लोग नेट कहेंगे ऊपर की तरफ 8। यही धंधा है कि हम लोग एक बार मान लेते हैं कि ω_L - ω_C, ऊपर की तरफ इसलिए मान लिया गया है कि मान लेते हैं ω_L बड़ा हो, अगर मान लो ω_L छोटा हो तो नीचे जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या चला जाएगा, नीचे। तो टेंशन, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जाए तब भी, नीचे जाए तब भी, मैग्नीट्यूड। हाँ, एंगल में फर्क पड़ेगा, मान लो ऊपर जाएगा तो एंगल ये वाला tan थीटा होगा, नीचे जाएगा तो एंगल में फर्क पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में हर हालत में फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर एंगल तो इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये है तुम्हारा LR और RC सर्किट। LCR का तो थोड़ा सा झलक मैंने दिखाया, क्या दिखलाया भाई साहब, झलक, है ना। अगर ये वेक्टर का एडिशन ये सारा चीज आता होगा तो मुझे नहीं लगता कि LCR सर्किट मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि LC सर्किट भी, मुझे दुनिया का कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हो, बस तुम्हें वेक्टर का रिजोल्यूशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, और 2-4 चीजें याद रखना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पिक वैल्यू होता है, वेक्टर का एंगल जो गिवन होगा वही होता है, करंट लैग तो वोल्टेज लीड, करंट अगर लैग तो वोल्टेज लीड, अगर करंट लीड तो वोल्टेज लैग,
और हम लोग हमेशा वोल्टेज का कैलकुलेशन करते हैं, और फाइनली मान लो वोल्टेज हमारा ऊपर आ गया तो करंट नीचे चला जाएगा। अगर मान लो फाइनली करंट वोल्टेज नीचे आ गया तो करंट ऊपर, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों अरे उल्टा होता है भाई साहब, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखो अच्छे से लास्ट तक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करो और जो भी डाउट हो पूछो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब तो कर लिए ही होंगे और लाइक तो करना ही करना है।